हे एवरीवन, 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स का जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए साथ में शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो में लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो सबसे वीडियो था, उस वीडियो पे एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का जिसमें कि लिखा हुआ था कि मैम मैं करंटली एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाती हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो नेट, गेट या फिर सीटेट जैसे एग्ज़ाम, पढ़ाई के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाते क्वेश्चंस क्योंकि दिमाग शांत नहीं हो पाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ या मेरे से क्या गलती हो रही है, प्लीज़ गाइड मी। तो इस बारे में आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा एक एफर्ट्स लेके अपनी पूरा प्रिपरेशन साइकिल जो है उसमें सारी यूनिट्स पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग करते हैं। बट देन एग्जाम हॉल में जाकर या एग्जाम के दिन वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं या सिली मिस्टेक जिसको कि हम बोलते हैं कि वो ऐसा करते हैं या एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, जिसके कारण अल्टीमेटली उनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाता। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हाउ टू टैकल एग्जाम हॉल प्रेशर बच्चों। अगर आप देखेंगे एग्जाम्स आर नॉट अबाउट हु इज़ द बेस्ट बट अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट, राइट। तो सिंपल बात है कि एग्जाम जो है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे उस एग्जामिनेशन को 1 लाख बच्चा दे रहा हो, चाहे 50,000, चाहे 10 लाख बच्चा। एग्जाम पेपर सबके लिए सेम है। इट इज़ जस्ट कि उस दिन उस 3 घंटे के अंदर या जितने भी समय का वो एग्जामिनेशन है उसमें किस जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं और उसी की बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे मेनली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि जब आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन बी में अगर हम बात करेंगे तो जो क्वेश्चंस आप देखते हो, बिकॉज इसका जो नेचर है वो मोस्टली फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। वन लाइनर वन वर्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली आपको मिलते हैं, इनके आंसर्स वन वर्ड या वन लाइन में होंगे। तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आई रेड अबाउट दिस लास्ट नाइट बट आई कांट रिमेंबर द आंसर, है ना। क्या था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 4 ऑप्शन है तो 4 में से आप 2 को एलिमिनेट कर पाते हैं, बट 2 में फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली आप रॉन्ग आंसर को मार्क करके आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, उसके उसकी बात को सुन के मैं आंसर ज़रूर कर रही हूँ, आपको ये वीडियो ज़रूर बना रही हूँ, बट आई नो कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने सिर्फ इस रीज़न की वजह से एग्जामिनेशन में फ्लंक होते हुए, फेल होते हुए देखा है। ठीक है? तो मेनली किन चीज़ों पे हम फोकस करें या ऐसा हम क्या करें? बिकॉज़ देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है तो डेफ़िनेटली उसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या एग्ज़ाम हॉल में हम जाके कितना भी अच्छा पढ़ें लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम अच्छा नहीं ही कर पाएँगे। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको पहले से और जब आप प्रिपरेशन मोड में हैं, जब प्रिपरेशन टाइमिंग में उस समय पर आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट एग्ज़ाम हॉल में आप डेफ़िनेटली अपने बेस्ट आप आउटपुट दे पाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, आप क्या-क्या चीज़ों को आपको करना है। देखिए, प्रिपरेशन के समय पे कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि ये तो आपको पता ही है कि प्रिपरेशन को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अब प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि प्रायोरिटी यूनिट्स जो हैं आपके सीएसआईआर एग्ज़ामिनेशन में, वो 8 यूनिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 5, 6, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 10, 11 एंड देन 13, ठीक है? तो ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इन यूनिट्स में बात करते हैं तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल इनको आप अगर पढ़ के जा रहे हो बहुत अच्छे से, जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन सभी को आपने क्या किया है, अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है। इसके अलावा आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखा है कि आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं। आपने जो याद की चीज़ें वो आपको और अच्छे से मेमोराइज होंगी अगर आपने नोट्स बनाए हैं खुद के, ठीक है। उनको आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज तो करके जा ही रहे हैं, प्लस आप उनकी एक्टिव रिकॉलिंग भी करें। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब होता है बच्चों कि आप जब मैंने ये चीज़ कई बार डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ में। फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर लेट्स अज्यूम कि सोने जा रहे हो, ठीक है, या फिर वॉक कर रहे हो, या फिर आप वॉशरूम में, किसी भी ऐसे टाइम पे जिस समय पे आप कुछ और नहीं कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी फोन, इंस्टेड ऑफ प्रोबेबली डूइंग समथिंग एल्स, व्हाट यू कैन डू इज, आप मान लीजिए लेटे, तुरंत तो नींद नहीं आती है तो आप जस्ट सोच रहे हैं थोड़ी देर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव रेड इन द एंटायर डे, है ना, पूरे दिन आपने जो पढ़ा आप उसके बारे में सोचेंगे। आप उसमें एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट अपने दिमाग में बनाते चले जाएँगे। अच्छा ठीक है, ये होता है, फिर इसमें ये होता है। मान लीजिए सी3 साइकिल के बारे में आपने सोचा कि ठीक है,
तो लाइट रिएक्शन से हमें ये कंपोनेंट मिले, फिर इससे हमें यूज़ करें, यहाँ पर ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है, इतनी बार साइकिल चलती है, ये इसका एटीपी और एनएडीपीएच का इतना अमाउंट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है या फिर यूसेज हो रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। तो ये जब आप प्रेपरेशन मोड में है, ये सब आप तब कर रहे होते हैं। इससे जब प्रेपरेशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो कहीं न कहीं आप क्या होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो डेफ़िनिटली आपका जो, मैं बोलती हूँ कि एक स्ट्रेस का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। स्ट्रेस का लेवल कम होगा तो सिंपल बात है कि आपका जो परफ़ॉर्मेंस होगा वो भी अच्छा होगा। आप डरे हुए ऑलरेडी जा रहे हो, आपने तैयारी की नहीं अच्छी, आधी-अधूरी मन से तैयारी की, आप डरे हुए ऑलरेडी हो, अब क्या होगा वहाँ जाके, और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, कैसा हो पाएगा, कैसा नहीं हो पाएगा। बट देन अल्टीमेटली उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको उसको ठीक करना है। देन आते हैं प्रैक्टिस। देखिए बहुत सिंपल बात है, आपको पता है आपका प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, कि आप क्वेश्चन को देख के फॉर वॉट एवर रीज़न आप घबरा जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस के कारण आप क्या करते हैं, आप रॉन्ग आंसर्स को मार्क कर रहे हैं, ठीक है? आप कहीं न कहीं आपका दिमाग जो है वो गलत की तरफ जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? और एक होते हैं मॉक टेस्ट। मैं बोलूँगी कि अगर आपकी जो मतलब जो अमाउंट ऑफ ये है कि आप जितने क्वेश्चंस करें, मान लीजिए आपने 100 सवाल किए, 100 के 100 सवाल किए, ठीक है? पेपर में 100 सवाल आए, 100 के 100 सवाल आपने कर दिए, और 100 में से आपकी एक्यूरेसी जो है वो सिर्फ मान लीजिए 50% है, या मान लीजिए 40% है, तो यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब इस केस में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, दोनों की ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मान लीजिए आप यू आर समबडी जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है ना? लेकिन फॉर सम रीज़न आप स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको मेक श्योर करना है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट जो है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से वो ठीक है नहीं। अब मान लीजिए अपने 100 सवाल आपके एग्ज़ाम में आए, और 100 में से आप कितने क्वेश्चंस करके आ गए, 50 क्वेश्चंस करके आ गए, या 60 क्वेश्चंस करके आ गए, ये सोच के कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी और जितने मैंने क्वेश्चन किए वो ठीक भी होंगे। बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब इस केस में होगा क्या, आपको करना होगा ये कि एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप 60 क्वेश्चंस करें, 60 में से 56 तो आपके ठीक होंगे ही होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग में आपके ज़्यादा मार्क्स जाएँगे नहीं, एंड इन दिस केस आप 100% कट ऑफ क्वालीफाई कर रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है? नाउ ये तो हो गई बात प्रैक्टिस की। अब इसके अलावा इसमें एक मेजर चीज़ आती है प्रैक्टिस में। देखिए आपको करना क्या है, ये तो हो गया एग्ज़ाम दिन पे क्या करना है उसकी बात, बट एग्ज़ाम दिन के पहले आपको तैयारी क्या करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, एक ऐसे एक्सेल शीट में या तो इसको यूज़ कर लीजिए, या फिर एक टेबल फॉर्मेट में चीज़ों को यूज़ कर लीजिए। खुद से अपने पास एक चार्ट रखिए, A4 शीट में इस तरीके से एक टेबल वहाँ पर बनाइए, ठीक है? उस टेबल में आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उनकी इन्फॉर्मेशन रखिए। तो फॉर एग्जांपल टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है? यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन लिख दिया उसके बारे में कि आपने कितने क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट, उसमें से कितने करेक्ट क्वेश्चंस थे, कितने इनकरेक्ट थे, और ऐसे आप टेस्ट को और फाइनल आपकी टोटल स्कोर जो है वो कितना आया, नेगेटिव मार्किंग में कितने मार्क्स गए, ये सब आप यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में बना लीजिए। तो आपने जितने भी टेस्ट दिए, मान लीजिए आपने 10 टेस्ट दिए या आपने 20 टेस्ट दिए, उन सब टेस्ट में आप चेक करते जाइए, एंड कोशिश कीजिए कि ये जो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिले, मतलब कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनके कंपैरिजन में करेक्ट का नंबर बढ़ता जाए, इनकरेक्ट का नंबर कम होता जाए, नेगेटिव मार्किंग का नंबर कम होता जाए, टोटल स्कोर बढ़ता जाए। ये आपको मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट जब आप स्टेप बाय स्टेप एक-एक टेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नंबर आपका बढ़ते जाए। कैसे होगा ये? डेफ़िनेटली आप देखेंगे, आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, आपको दिखा कि आपने पर्टिकुलर टेस्ट दिया, आपका एक पर्टिकुलर कुछ स्कोर आया। अब उस स्कोर को आपको क्या करना है? आपको एनालाइज़ करना होगा बच्चों, ठीक है? आपको एनालाइज़ करना होगा। आप एनालाइज़ करोगे, उसके बाद में आपको दिखेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ये वाले एरियाज़ जो हैं, ये वीक एरियाज़ हैं, इन पे मुझे और काम करना है, ठीक है? या फिर इस तरीके के पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा गलत करता हूँ या करती हूँ, या फिर इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा करेक्ट करता हूँ। मान लीजिए कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसको आप ज़्यादा सही करते हैं, या फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको बहुत ज़्यादा गलत करते हो आप। तो आपको एग्जाम में मेक श्योर करना है कि आपको उन अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है, राइट? तो स्ट्रेंथ को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है।
तो ये चीज़ आपको बढ़ाते जानी है थ्रू आउट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गई बात प्रैक्टिस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ एग्जाम सिम्युलेटर। एग्जाम सिम्युलेटर का मतलब है कि आपको क्या करना है जब आप प्रेपरेशन मोड में उस टाइम, मान लीजिए आपका एग्जाम सुबह 9 से 12 के बीच में होता है, ठीक है, जो भी टाइमिंग है आपके एग्जामिनेशन का, उसके बेसिस पर 9 to 12 आपके एग्जाम का टाइमिंग है। आप सुबह 9 बजे एक्टिव होकर बैठ जाओ। 9 बजे अपना एक कोई पेपर ले लो, चाहे वो मॉक टेस्ट ले लो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, एंड एकदम एग्जाम जैसे माहौल में बैठ के उस पेपर को दो आप, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। एंड देन उससे होगा क्या कि जो एग्जाम का टाइमिंग है उस समय पर आपका दिमाग जो है वो वर्क करने लगेगा, कि वो एग्जाम रेडी हो जाएगा। एग्जाम के दिन के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज आप यूज टू हो गए उस पर्पज, उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करो इसको आप, इफ नॉट डेली, इफ नॉट एटलीस्ट वीकली, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको करा जाए। और अभी तो क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आ ही चुका है, तो अभी कोशिश करो कि आप एटलीस्ट वीक में 3 से 4 दिन ये मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू देने में लगाओ। भले ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, फिर भी पीवाईक्यू उस टाइम बैठ के करो सॉल्व, ठीक है। देन आता है मेजर चेंजेस टू मेक इन रूटीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम सिम्युलेटर, आपको मेजर रूटीन में सबसे बड़ा चेंज यही लेके आना है कि जो आपका एग्जाम टाइम है ना, उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए होता हो है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे, कि आपका जो एग्जाम है वो 2 टाइम पे होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है, एंड आपको नहीं पता कि आपका, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यू डू नॉट नो कि आपका किस शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो आप दोनों शिफ्ट को यूज करो। किसी टाइम पे मान लीजिए आप वीक में 4 दिन टेस्ट दे रहे हैं, तो 2 दिन कोशिश कीजिए मॉर्निंग शिफ्ट वाले टाइम पे टेस्ट दीजिए, एंड 2 दिन कोशिश कीजिए इवनिंग शिफ्ट वाले टाइम पे टेस्ट दीजिए। या फिर अगर 2 दिन आप टेस्ट दे रहे हो पूरे वीक में, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे बैठ जाओ आप, ठीक है। तो जो भी आपको फीजिबल लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उस चीज को फॉलो करो। बी एग्जाम रेडी, मैंने अभी आपको इन बातों में ऑलरेडी बता दिया है कि हाउ टू बी एग्जाम रेडी। तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन तो करनी है और लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, बट आपको रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आने हैं, एक्टिव रिकॉलिंग करते रहना है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर कि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन फैक्ट्स के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं, ठीक है, उन शॉर्ट नोट्स को अगेन एंड अगेन 3 to 4 to 5 to 6 जितनी बार में वो आपको अच्छे से याद हो पाए, उतनी बार पे उनको लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। माइंडसेट, अब देखिए क्या होगा जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो आपका माइंडसेट ऑलरेडी रेडी है एग्जाम के दिन के लिए। बट आप ये सब चीज़ें अगर नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं सीधे मैं एग्जाम के दिन जाऊंगा और बहुत अच्छा करके आ जाऊंगा, बहुत बढ़िया टेस्ट दे दूंगा, या परफेक्ट कर लूंगी मैं उस दिन पे, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। जिनके साथ होता है उनके साथ वैसे भी हो जाता है, बट जितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको सिर्फ एक बच्चे का मैसेज दिखाया टेलीग्राम पे, पता नहीं कितने बच्चों के मैसेजेस हैं कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैम जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप प्लीज़ इस पे कुछ वीडियो बना दीजिए। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपका माइंडसेट में कहीं न कहीं डर है। डर क्यों है? क्योंकि देखो प्रिपरेशन लेवल अच्छी हो, तब भी डर होता है। टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाले हैं, उसको भी डर लगता है। तो लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा रिकॉलिंग करते जाएँगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं आपका डर जो है वो भागेगा दूर बच्चों, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करके देखो, आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। जितने भी बचे हुए दिन हैं आपके पास में, उन दिनों में अभी आपके पास है अच्छा खासा, मैं मानती हूँ 15 डेज़ अगर हम लगभग मान के चलें अभी आपके पास है। इन 15 डेज़ में कोशिश कीजिए डेली बेसिस पर एक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है? ये कुछ चीज़ें इनको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एग्जामिनेशन में होगा आपका, देकर आओगे और एग्जाम क्लियर भी होगा आपका। तो 15 डेज़ में भी चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, काफ़ी कुछ है जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। प्लस मैं अभी आप लोगों के लिए जो 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स की वीडियो बना रही हूँ, उनको ज़रूर देखो, वहाँ पर मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग का ही करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्लस एक और चीज़, अब से मैं डेली बेसिस पर आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करूँगी। उन शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रहेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इन शॉर्ट्स को आप ज़रूर देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड येस, जो भी पीडीएफ है वो आपके साथ टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं मैंने, प्रीवियस वीडियो जो हमारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।